तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज इस कड़ी में जो आज तीसरी कड़ी है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर, इसमें मैं आज कुछ बड़े सवाल करने जा रहा हूँ, बड़े सवाल खड़े करने जा रहा हूँ। खुलासा नहीं बोलूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा ओवर हाइप शब्द लगता है। हकीकत बयान करूंगा, जो सच्चाई है, तथ्य हैं, आपके सामने लाऊंगा। आपको याद होगा कि जैसे ही आप पार्टी की सरकार आज से 3 महीने पहले बनी थी, सरकार बनने के 1-2 दिन पहले पंजाब के एक बहुत बड़े कबड्डी प्लेयर का बहुत ख़तरनाक तरीके से मर्डर होता है। हज़ारों लोग जलंधर के पास, नकोदर के पास एक ग्राउंड में कबड्डी का मैच देख रहे होते हैं। कोई 100 के करीब कबड्डी टीमों के प्लेयर जो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, तगड़े होते हैं, एजाइल होते हैं, ग्रैपलिंग कर सकते हैं, हाथों-पाई कर सकते हैं, बहुत तगड़े होते हैं फिज़िकली, वेरी पावरफुल। उन लोगों के उस टूर्नामेंट में 4 गनमैन आते हैं और उनमें से एक बड़े कबड्डी प्लेयर को शरेआम सबके सामने, भीड़ के सामने कत्ल करके चले जाते हैं। उनमें से बहुत सारे कबड्डी प्लेयर्स के पास और उन लोगों के पास जो वो टूर्नामेंट देख रहे थे, उनके पास लाइसेंसी हथियार भी थे। बहुत सारी वेपन्स, 50 से ज़्यादा वेपन्स लोगों के पास थी। मारने आने वाले सिर्फ 4 लोग थे, लेकिन किसी ने भी उन 4 लोगों का मुकाबला करने की या उनको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं की। हो सकता है उनको मौका नहीं मिला, हो सकता है कि उनकी वेपन उस समय में कहीं और पड़ी होगी, उनके सामान में होगी, बैग में होगी, वो तो कबड्डी खेल रहे थे। कुछ भी हो, लेकिन गैंगस्टर्स की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि इतने लोगों के सामने भी वो अपने टारगेट को मार के भागने में कामयाब हो गए। उसके थोड़े दिनों के बाद आपकी सरकार बन जाती है। वो उनका शपथ जो लेने का जो कार्रवाई होती है, शपथ ग्रहण समारोह, वो भी हो जाता है। शहीद आज़म भगत सिंह के गांव में होता है। बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लोगों से प्रॉमिस किए जाते हैं कि हम पंजाब में अमन शांति लाने के लिए ये करेंगे, वो करेंगे। उसके 2-4 दिन के बाद पटियाला में एक गुरलाल पहलवान का मर्डर हो जाता है। फिर शोर शराबा उठता है, फिर सरकार को हिलना पड़ता है और सरकार बनने के बाद सबसे पहला बड़ा फैसला जो भगवंत सिंह मान सरकार ने लिया था आपकी सरकार में, वो था एक एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की सरपरस्ती के नीचे, उसकी निगरानी के नीचे एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया था। ये बहुत अहम बात है, ये ध्यान से सुनिए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, इसके पहले बहुत सारी टास्क फोर्स पंजाब में है। एक टेररिज्म को देखने के लिए है, एक कुछ इस किस्म की स्पेशल फोर्स जो हमारे जो कुछ बेअदबियों के मामले जो पंजाब में चलते हैं, धार्मिक ग्रंथों की जो बेअदबी की जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ इस किस्म के जो वारदातें हुई, उनको आगे ना होने के लिए एक और कुछ फोर्स चल रही है, टास्क फोर्स। लेकिन गैंगस्टर को काबू करने के लिए, गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को नकेल डालने के लिए जो एक एडिशनल डीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की निगरानी में एक फोर्स बनती है, उस फोर्स का गठन विद इमीडिएट इफेक्ट किया जाता है। उसमें एडिशनल डीजी के अलावा एक आईजी, वो डीआईजी, एआईजी, एसएसपी, एसपी, इस किस्म का पूरा स्टाफ मुहैया करवाया जाता है।
बहुत बड़ी एक मीटिंग की जाती है। मुख्यमंत्री और डीजी के साथ फ़ोटो सेशंस होते हैं। दूसरे दिन अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपती हैं, पंजाब के सब अखबारों में। सब टीवी चैनल्स उसको धूम धड़ाके से कवर करते हैं और हेडलाइंस कुछ इस किस्म की थी, दो चार मैं आपको सुना सकता हूँ। अब पंजाब के गैंगस्टर्स की खैर नहीं, अब पंजाब में गैंगस्टर चुन चुन के मारे जाएंगे। अब गैंगस्टर्स को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस किस्म की हेडलाइंस टीवी चैनल वाले जो लोकल हैं यहाँ के, उन्होंने दिखाई। इसी किस्म की हेडलाइंस अखबारों में छपी। लेकिन उसके बाद कभी किसी ने उस टास्क फोर्स का नाम सुना? आज 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया। उस टास्क फोर्स ने क्या किया जो गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए बनाई गई थी, गैंगस्टर्स को नकेल डालने के लिए बनाई गई थी? मैं पूछना चाहता हूँ पंजाब सरकार से और उनके उस एडिशनल डीजी से जो उस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी हैं, डायरेक्टली मुख्यमंत्री को, डीजी को रिपोर्ट करते हैं कि इन 3 महीने के से भी ज़्यादा समय में उस टास्क फोर्स ने गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को चेक करने में क्या काम किया। इतने दिन हो गए, 3 दिन हो गए आज सिद्धू मूसा वाले के मर्डर में। वो टास्क फोर्स के मुखी एक बार भी मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने अपनी कोई कार्रवाई की, कोई रिपोर्ट नहीं दी। कहाँ है वो? मैंने जब उनको खोजने की कोशिश की पंजाब में, तो मालूम पड़ा कि किसी को, बड़े अफसरों को ये भी पता नहीं था कि वो पंजाब में हैं कि नहीं हैं। कुछ अफसरों ने बताया कि वो तो छुट्टियां बिताने इंग्लैंड गए हुए हैं, कोई 20-21 दिन की, 3 हफ्ते की लॉन्ग लीव पे थे। लेकिन वो चले गए, छुट्टी कोई बात नहीं, उनका हक बनता है। किसी को मिलना होगा, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना होगा। पंजाब में गर्मी बहुत है, इंग्लैंड में मौसम अच्छा है, तफरी के लिए गए होंगे, उनका हक बनता है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन उनके पीछे उनकी टीम तो थी, उसमें आईजी लेवल के ऑफिस थे, डीआईजी लेवल के ऑफिस हैं। ये लोगों ने क्या किया? मैं ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को ये मालूमात नहीं हो कि सिद्धू मूसे वाली जैसी पर्सनैलिटी टेररिस्टों के, गैंगस्टर्स के टारगेट पे है। ये उनको पता था, क्योंकि उनको रेगुलर इनपुट्स गैंगस्टर्स के बारे में डिफरेंट एजेंसी से मिलते रहे। और जब मैंने और आगे तहकीकात बढ़ाई तो मालूम पड़ा कि 7 मई को वो साहब इंग्लैंड से वापस आ गए थे और मूसा पे अटैक होता है 29 मई को। 7 मई से 29 मई तक 22 दिन। मैं जानना चाहता हूँ, मैं नहीं, पूरा पंजाब जानना चाहता है, पूरा पंजाब का मीडिया, पंजाब के लोग जानना चाहते हैं कि इन 22 दिनों में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पंजाब में गैंगस्टर्स की एक्टिविटीज़ को के ऊपर क्या नज़र रखी। क्या वो एक वाइट पेपर रिलीज़ कर सकते हैं? क्या अपनी की हुई कार्रवाई लोगों को बता सकते हैं? मुझे नहीं लगता कोई किया। मुझे ये भी शक है कि शायद आज तक 3 महीने से ऊपर गुजर जाने के बाद भी ऑफिशियली या अनऑफिशियली या सिर्फ दिखावे के तौर पे क्या उस टास्क फोर्स का काम शुरू भी हुआ है कि नहीं? अरे भाई, अगर कुछ काम करना ही नहीं था तो इतने बड़ी टास्क फोर्स क्यों बनाई गई? इतना बड़ा आडंबर क्यों रचाया गया? आज मुझे हंसी आती है जब हमारा मीडिया, पंजाब का खास तौर पे,
उंगली उठाता है कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन वो मीडिया कभी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का नाम नहीं लेता। गैंगस्टर को चेक करना इस फोर्स की जिम्मेदारी है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। पिछले 3-4 दिनों में कोई उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि उस डिपार्टमेंट ने, उस टास्क फोर्स ने कुछ किया ही नहीं। अभी भी जब इस केस की वारदात हो जाती है, सिद्धू मूसावाला को बेरहमी से दिन दहाड़े सड़क पे मार दिया जाता है, तो उसके लिए एक एसआईटी बनाने की ज़रूरत क्या थी, जब आपके पास ऑलरेडी एसआईटी का चीफ एक आईजी लेवल का ऑफिसर है, जसकरण सिंह। अच्छे ऑफिसर हैं, मुझे उनके काम करने से या उनकी जो कॉम्पिटेंस है उस पर कोई शक नहीं है। दूसरे ऑफिसर भी अच्छे होंगे, लेकिन जब आपने ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड टारगेट ओरिएंटेड एक संस्था बनाई हुई है, टास्क फोर्स बनाई हुई है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन एजीटीटीएफ को क्यों नहीं दी गई? एक सेपरेट एसआईटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हमारे पंजाब के लोगों का टैक्स का दिया हुआ पैसा खाली वाइट एलिफेंट क्रिएट करने के लिए रखा गया है? क्या सफ़ेद हाथी पालने के लिए हमारा पैसा खर्च किया जाएगा? या ऐसी सेरेमोनियल संस्थाएं बनाई जाएंगी जो कुछ करती ही नहीं? बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ओवरऑल जो पंजाब पुलिस का ढांचा है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है, उसको बहुत दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दीमक जब लगती है तो जड़ों से नहीं लगती, दीमक उड़ के आती है और वो दरवाजे के ऊपर से शुरू होके नीचे भी जा सकती है। ये दीमक जो लगी हुई है पंजाब पुलिस को, ये तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप इसका कोई वो असली इलाज नहीं करोगे, इसका जो वो केमिकल ट्रीटमेंट नहीं करोगे। इसकी कुछ इस किस्म की ट्रीटमेंट पंजाब पुलिस की बहुत ज़रूरी है। जो पॉलिटिशियंस के नज़दीकी अफसरों को पोस्टिंग और प्रमोशन दी जाती है, इस किस्म की पॉलिसी पे बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हो सके रोक लगनी चाहिए। मैं आपको और बता देता हूँ कि इसी तरह से थोड़े दिन पहले पंजाब में एक रॉकेट अटैक होता है, और कहाँ होता है? इंटेलिजेंस ऑफिस के हेडक्वार्टर पे। क्या कमाल की बात है! वो इंटेलिजेंस ऑफिस जिनका काम इंटेलिजेंस गैदरिंग है, जिनका काम ही ये है कि राज्य के खिलाफ, स्टेट के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कुछ साजिशें हो रही हैं, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, क्या हथियार आ रहे हैं, कौन से ग्रुप, कौन से लोग, कौन सी संस्थाएं इस तरीके का काम करती हैं। ये इंटेलिजेंस विंग रोज़ सुबह 8 साढ़े 8 बजे राज्य के मुख्यमंत्री को ब्रीफ करता है। इंटेलिजेंस का चीफ, एडिशनल डीजी रैंक का ऑफिसर सुबह जाके उसको पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट की खबर देता है कि आज पूरे राज्य में ये हो रहा है। लेकिन उनको इतना नहीं पता कि उनके अपने ऑफिस के ऊपर रॉकेट अटैक होने वाला है। अजीब बात है, ये हालत है पंजाब पुलिस की। मैं किसी एक ऑफिसर को ब्लेम नहीं करूँगा। इट्स अ सिस्टम फेलियर, इट्स अ लैक ऑफ विल टू वर्क। इसमें कोई कमांड स्ट्रक्चर की कमी है, स्ट्रक्चर है, कमांड की कमी है। पंजाब के डीजी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं जानता हूँ उनको। मेरी फ़ोन पे उनसे बात भी कुछ बार हुई है। इसके पहले वो होमगार्ड के चीफ हुआ करते थे। एक काम के चक्कर में मैंने उनको फ़ोन किया तो बड़े लाइट मूड में, इधर हैप्पी को लक्की पर्सन जौहरी आदमी है बावरा साहब, तो बोलने लगे कि मैं तो जब से यहाँ पे आया हूँ 7-8 महीने से मेरे पास तो एक फ़ाइल भी नहीं आई।
क्योंकि जो स्ट्रक्चर के हिसाब से जो ऑर्डर किए जाने होते हैं उसकी पावर्स जो हैं वो डीआईजी लेवल तक की ख़त्म हो जाती हैं। मसलन अगर ऑफिस में कुछ 2000 रुपये का कोई खर्चा करना है तो उतना खर्चा डीआईजी कर सकता है। 5 से 10 हज़ार करना है तो फाइल मेरे पास आएगी क्योंकि वो पावर मेरे पास है। लेकिन यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ खर्चा हुआ ही नहीं। मतलब एक डीजी लेवल का ऑफिसर जिसके पास 8 महीने एक फाइल ही नहीं जाती, ये डीजी भाभरा की गलती नहीं है, ये हमारे सिस्टम की गलती है, उस सरकार की गलती है, उन ब्यूरोक्रेट्स की गलती है जो ऐसी सेरेमोनियल पोस्ट क्रिएट तो कर देते हैं लेकिन वहाँ काम कुछ नहीं होता। मुझे भाभरा साहब की ईमानदारी अच्छी लगी, उनकी प्लेन स्पीक अच्छी लगी, उन्होंने सच बोला, वो सीधे आदमी हैं। आज वो पंजाब के डीजी हैं इसलिए क्योंकि वो सीनियर थे, वे द सीनियर मोस्ट आईपीएस का ऑफिसर पंजाब काडर के, इसलिए उनको सरकार को जितने साल साइड लाइन करके रखा हुआ था उनको मजबूरी से डीजी बनाना पड़ा। लेकिन शायद अंदर के कुछ लोग इस बात से खुश नहीं हैं। और एक बशीर बदर का उर्दू का शेर है, वो मुझे याद आ गया आज कुदरती। मैं नहीं चाहता कभी शेरोशायरी करना कि हम उनकी जफ़ाओं को अदा जान रहे हैं जिस बात पे कुछ लोग बुरा मान रहे हैं। तो इस किस्म के हालात कुछ भाभरा साहब के साथ पे हुए। डीजी तो बन गए लेकिन उनको कोई अंदर से सपोर्ट नहीं मिल रही। नीचे वाले ऑफिसर आज भी ऑर्डर अपने पॉलिटिकल मास्टर से ले रहे हैं। उनमें से एक वो भी है जो इस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के मुखी हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, पंजाब के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। पंजाब की जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया ख़ास तौर पे, उसको अपनी रीढ़ की हड्डी संभालनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी कि कहाँ है। टेलीविज़न मीडिया, सोशल मीडिया से मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उनका जो रीच है वो बहुत लिमिटेड है, उनके पास साधन नहीं हैं। जो ग्राउंड लेवल पे लोग काम करते हैं, रिपोर्टर्स, टेक्नीशियन, कैमरामैन, आप उनकी सैलरी सुनोगे आपको हंसी आएगी। लेकिन जो उनके मालिक हैं वो करोड़ोंपति हैं सब, उनको बड़े बड़े पॉलिटिशियन इंडस्ट्रियलिस्ट की सपोर्ट है। वो अपना पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन खबरें नहीं देते, न्यूज़ नहीं चलाते, प्रोपोगंडा चलता है। पंजाब की बदकिस्मती है, हमें मारा है पंजाब में हमारे मीडिया ने और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ने, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं लेकिन कभी किसी मसले पे बोलते नहीं हैं, खाली टीवी चैनल में जाके डिस्कशन करते हैं, अपना लिफाफा लेके घर आ जाते हैं। ये जो दर्शनी जवान हैं जो अपनी शक्लें दिखाते हैं, दिमाग नहीं। तो खैर ये दूसरी बात है, लेकिन ये पंजाब की ट्रेजिडी है कि जिसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। और आखिरी बात जो मैं आपको आज बता दूं, 2-3 अहम बातें हुई हैं। पहले इस केस की जिम्मेदारी, इसको किसने मारा, क्यों मारा, उसकी जिम्मेदारी कनाडा में बैठा एक आदमी गोल्डी बराड़ लेता है। उसके बाद एक दूसरी फेसबुक के जिम्मेदारी आती है बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कि ये काम हमने किया। आज एक तीसरा बिश्नोई पैदा हो गया, सचिन बिश्नोई। वो एक टेलीविज़न चैनल को, जो जिसको मैं सरकारी चैनल मानता हूँ, बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउस की वो चैनल है जो केंद्र की सरकार के बहुत करीब है, उस चैनल ने आज वो एक शख्स की इंटरव्यू दिखाई। अब किसको पता कि जो आदमी आपको फ़ोन कर रहा है वो वाकई सचिन बिश्नोई है या वही सचिन बिश्नोई है जो
लॉरेंस बिश्नोई का भतीजा है, या वही सचिन बिश्नोई है जिसने मूसावाला को मारा है। एक आदमी फ़ोन पे आपको बोल रहा है, आप उसको मान रहे हो और लोगों में और दहशत क्रिएट कर रहे हो, और वो आदमी शरेआम कह रहा है कि अभी हमने और लोगों को भी मारना है, आने वाले कुछ दिनों में और विकेट गिरेंगे। ये माहौल पंजाब का है। पंजाब में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं जाते जाते आपको दे देता हूँ। कल और परसों 2 दिनों में मुझे कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन 4 देशों से ख़ास तौर पे तकरीबन 50-60 फ़ोन आए हैं, जिनमें बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा थे, जो लोग पंजाब में बहुत साल रह के आखिरी एज में अपने बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ रहने के लिए उन देशों में चले गए। सब तकरीबन मेरी उम्र के हैं, 70 साल की ऊपर की उम्र के। उन्होंने सबसे बड़ा जो खतरा बयान किया, मैं सुन के हैरान रह गया, आप भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन जो आज 18, 20, 22 साल की उम्र के हैं, इस हादसे के बाद उन्होंने कान पकड़ लिए हैं और ये कहते हैं कि हम कभी इंडिया नहीं जाएंगे। अब इंडिया का मतलब उनके लिए तो पंजाब है। अब वो यंग जनरेशन पंजाब नहीं आना चाहती, उनको ये माहौल पसंद नहीं है, ये खून खराबा पसंद नहीं है, ये गैंगस्टरिज्म की घटनाएं पसंद नहीं हैं। लेकिन उसका असर क्या पड़ेगा? जो लोग बाहर से यहाँ नहीं आना चाहते, यहाँ के लोग भी डरेंगे, यहाँ के लोग भी चाहेंगे कि इस हालातों में हमारे बच्चे भी बाहर चले जाएं, तो पंजाब में रहेगा कौन? वेरी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट। हमें सबको मिलके इसके लिए सोचना होगा। और आखिरी बात, मुझे मालूम है वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन जो 2 लोग गवाह इस केस के, उसके जो बाउंसर थे, मैं उनके नाम नहीं लूँगा, एक MLA नाम ले लिए हैं। उन दोनों गवाहों को इस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को इन्वेस्टिगेशन करके उनको अपने ताबे में लेना चाहिए था। उनको अंडर विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट उनको विटनेस बनाना चाहिए था। उनकी आइडेंटिटी छुपा के उनको सेफ हाउसेस में रखना चाहिए था जब तक ये ट्रायल पूरी नहीं होती। मैं आप साहब ने मेरा एक एपिसोड देखा होगा फरीद तनाशाह वाला, जिसमें एक ज़ुबैर नाम के आदमी जो उस केस में गवाह था। ज़ुबैर उसका असली नाम नहीं है, उसका नाम कुछ और है, लेकिन उस केस में, उस सेंसेशनल केस में, फरीद तनाशाह के मर्डर केस में ये आदमी अहम गवाह था। मुंबई पुलिस ने उसको नया नाम दे के उसको नया घर लेके दिया, उसके घर से बहुत दूर, लेकिन मुंबई शहर के अंदर उसको पुलिस सिक्योरिटी दी गई। 4 आदमी 4 साल उसके साथ सिक्योरिटी के रहे, और जब उसका विटनेस हो गया, फरीद तनाशाह के कातलों को उम्र कैद की सज़ा हुई, तो उस आदमी को पुलिस ने अपनी मर्ज़ी से घूमने फिरने की इजाज़त दी। इस तरह से अगर ईमानदारी से केसों की तहकीकात की जाए, विटनेस को बराबर सिक्योरिटी दी जाए, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के रखा जाए, तो हर केस में सज़ा हो सकती है। ये बहुत बड़ी कोताही पंजाब पुलिस ने की है, जो एक MLA के मार्फत उनका नाम, उनका हुलिया, उनकी शक्ल पूरी दुनिया को दिखा दी। अब उनको सिक्योरिटी कौन देगा? अब जब कटहरे में खड़े होंगे तो उनको कौन बचाएगा? तो ये कुछ बातें थी जो मैंने मूसावाला के केस में आपके साथ शेयर करनी थी। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।